बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स +2 की क्लास में स्वागत। ये जो एक चैप्टर है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित धारणाएं, उसके ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर्स है। इसके बाद और 4 वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, छोटे छोटे हैं। दिस लेसन इज़ वेरी लेंथी, ये बहुत लंबा लेसन है। आज हमारा आएगा समग्र पूर्ति। तो बच्चे आप जानते हैं कि समग्र पूर्ति होती क्या है। थोड़ा यहाँ से मैं फील करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपने बिल्कुल समझना है। बिल्कुल मैंने ब्रीफ करके लिखा हुआ है और बिल्कुल सिंपल करके लिखा हुआ है, इससे आपको पूरी फील देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था के अंदर, एक लेखांकन वर्ष के अंदर जितने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको समग्र पूर्ति कहते हैं। समझ आ गई होगी। एक लेखांकन वर्ष के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है या कि वस्तु या उस सेवाओं की पूर्ति की जाती है, उसके मूल्य को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा है कि इसको हम जो एग्रीगेट सप्लाई है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। क्योंकि जो भी एग्रीगेट सप्लाई है, आप क्या कर रहे हैं? वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो उसका जो मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है? नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होता है, राष्ट्रीय उत्पाद। और राष्ट्रीय उत्पाद की जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो उससे हमारी नेशनल इनकम निकलती है। ये आप इसको बोल सकते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल पेमेंट मेड टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको पता है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको बताया है कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। और जो फैक्टर पेमेंट मेड टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, आप उनको पेमेंट कैसे कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि लैंड को क्या मिलता है? रेंट। भूमि को लगान मिलता है। मजदूर को क्या मिलती है? बेसिस। और पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज। और एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी होते हैं उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट जो है। ठीक है, ये सारी की सारी साधन सेवाओं के रूप में इन सब को जो है कौन कौन सी, इनको जो है आपने लिखा है, ये पेमेंट मेड टू द डिफरेंट फैक्टर, जो भी अलग अलग जो आपके फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे अलग अलग साधन हैं, उनको कौन कौन से रूप में फैक्टर पेमेंट दी जाती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ देयर प्रोडक्शन। जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उनके योगदान के लिए अब आप क्या करते हैं? जो उत्पादन के साधन हैं उनको लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में जो भी आप क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट करते हैं। फैक्टर पेमेंट करने का मतलब है, फैक्टर आपको जो साधन भुगतान करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है और राष्ट्रीय आय के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। इसको मैं एक बार फील करके बताऊंगा। y इज इक्वल टू AS, y होती है राष्ट्रीय आय, AS क्या होता है आपको पता है? कुल पूर्ति। और राष्ट्रीय आय किसके बराबर? तो जो आय होती है, आय का एक भाग आप क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। राष्ट्रीय आय में से भी उसका एक भाग का उपभोग किया जाता है, दूसरे भाग को सेव किया जाता है। या ये किसके बराबर होता है? सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? C+I भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दिख लेना कि Y क्या है? ये नेशनल इनकम है। AS क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है। C क्या है? उपभोग व्यय है। और S क्या है? आपकी सेविंग है। I क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये Y लिखेंगे राष्ट्रीय आय, AS कुल पूर्ति या समग्र पूर्ति, C क्या? उपभोग व्यय, S क्या है? आपका बचत, और I क्या है? निवेश। यदि हम हर पॉइंट को लिखते रहेंगे बच्चे, आपका लेक्चर्स बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ ध्यानपूर्वक सुन ली है कि जितनी भी हमारी गुड्स और सर्विसेज की जो हम एक बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यू टू द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था के अंदर, लेखांकन वर्ष के अंदर या लेखांकन वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और या जितने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। एक थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने और लिखी है नीचे, ध्यान को देखना है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक लेखांकन वर्ष के अंदर
एक लेखांकन वर्ष के अंदर या एक लेखांकन वर्ष के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। अब आपने एक चीज याद रखनी कि एग्रीगेट सप्लाई, राष्ट्रीय आय में कोई अंतर नहीं होता है। आय किसके बराबर होती है, C+S, उपभोग व्यय प्लस सेविंग, और सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर लेते हैं, इसलिए C+I। आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बनाना है, उसका एक कर्व बनाना है। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अर्थव्यवस्था की जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर आउटपुट, या मैं एक रफ पेज ले लेता हूं, ठीक है। इसमें आउटपुट जो जिसको हम उत्पादन बोलते हैं, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और ये देखिए आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, और आपकी इनकम, ठीक है। या हम ऐसे दूसरे शब्दों में बोलें, उत्पादन, हिंदी में उत्पादन, रोजगार और आय में कोई भी अंतर नहीं होता। क्यों, ध्यान को सुनना है। जैसे रोजगार बढ़ेगा, जिस अनुपात में रोजगार बढ़ेगा उस अनुपात में आपका उत्पादन बढ़ेगा, और उसी अनुपात में आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन तीनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आप तीनों के स्थान पर किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि Y किसके बराबर होता है, आपका एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, और Y आपको पता है C+S भी होती है और C+I भी होती है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा इसको आपने वो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट। और जैसे जैसे मैंने बोला कि रोजगार को बढ़ाएंगे उसी अनुपात के अंदर आपकी एग्रीगेट सप्लाई यानी कि कुल पूर्ति बढ़ेगी। ये आपके एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं पर 1000 और AS ले रहे हैं इन करोड़। 0 तो 0। अब आपने 10,000 लोगों को रोजगार दे दिया तो आपका 10,000 करोड़ की AS कुल पूर्ति कितनी होगी, 10,000 करोड़ की। अब आपने 20,000 लोगों को रोजगार दिया तो 20 करोड़ की आपकी क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई। 30,000 लोगों को रोजगार कर दिया तो जो आपको वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन करेंगे उसका मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, 30 करोड़, ठीक है। उसी ढंग से 40,000 लोगों को रोजगार दे दिया तो वो जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 करोड़ रुपए, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 40 करोड़। 50,000 लोगों को रोजगार तो 50 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा। 60,000 लोगों को रोजगार दे दिया तो आपका कितना हो गया, 60 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं का ये उत्पादन करेंगे। इसको हम जो है एक तालिका की सहायता से हमने बता दिया। अब हम इसको कर्व वक्र की सहायता से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस आपने क्या लिया, एम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट आप ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद मैंने आपको बताया है आउटपुट एंड इनकम के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, AS इधर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इधर 0, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। इधर 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये AS है इन करोड़, ये एम्प्लॉयमेंट है इन थाउजेंड्स के अंदर, ठीक है। 0 तो 0, 10 और यहाँ पे 10 आ जाएगा इसकी सीध में बिल्कुल। 20 तो 20 की सीध में 20 जाएगा। 30 तो 30 की सीध में 30 जाएगा। 40 तो हमारा ये 40 आ जाएगा। 50 तो यहाँ से भी 50 आएंगे। और आप 60,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो उससे कितनी पूर्ति होगी आपकी, 60 करोड़ रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा। तो ये एक ही अनुपात में बढ़ते हैं, दे इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शंस। कौन से, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई एक ही प्रोपोर्शन में बढ़ती है। ये अब आ गई आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शायद आपको फील आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड की व्याख्या 2 दृष्टिकोण से की है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो समग्र मांग है उसकी भी हम व्याख्या 2 दृष्टिकोण से करेंगे। एक क्लासिकल है और दूसरा केंजियन। आपने इसको फील करके समझना है, बहुत आसान है ये। एक हमारी कौन सी आ गई, जो हमारी समग्र पूर्ति है एग्रीगेट सप्लाई
उसकी हम व्याख्या दो दृष्टिकोण से करेंगे। वी विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ टू अप्रोचेस, क्लासिकल एंड केंजियन अप्रोच। ठीक है, क्लासिकल जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, आपने एक फील करनी है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम हिंदी दोनों में बताने की कोशिश करूंगा। जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री उनका विचार था कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति है। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार है। अब जब पूर्ण रोजगार यानी कि सभी के सभी साधनों को रोजगार मिला हुआ है, तो आप अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो हमारा क्लासिकल अप्रोच थी, परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आपका एग्रीगेट सप्लाई जो थी, जो आपकी समग्र पूर्ति, वो कैसी रहती थी, शिथिल रहती थी। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अप्रोच, फुल एम्प्लॉयमेंट इज द जनरल फीचर्स ऑफ फ्री इकोनॉमी। ठीक है, जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का ये विचार था कि हमारी एक जो मुक्त अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है? एक सामान्य विशेषता है किसकी? ये हमारी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, एज देयरफॉर जो है वो एएस रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए आपने देखा है कि हमारी कुल पूर्ति कैसी रहती है, शिथिल रहती है। इसलिए क्या होती है कि कुल पूर्ति कैसी रहती है, शिथिल रहती है। ठीक है, समझ आ गई होगी। तो एक बार मैं आपको फिर बताने की कोशिश करूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। किसके अंदर? आर्थिक क्रियाओं के अंदर। जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अप्रोच, फुल एम्प्लॉयमेंट इज द जनरल फीचर। जो हमारी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या था, या उनकी एक विचार था, या उनका विश्वास था कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर या मुक्त अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, इसलिए एएस कांस्टेंट रहता है। इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना, जो मैं आपको नीचे एक डायग्राम बता रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करना आपने कैसे, ध्यान को सुनिए। अलोंग एक्स एक्सिस आप उत्पादन ले रहे हैं और इधर प्राइस लेवल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये ओ वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लेवल का मतलब होता है कीमत स्तर, और इधर ये ओ एक्स एक्सिस के ऊपर उत्पादन। तो यहाँ पे बोलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, कैसी स्थिति है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। इसलिए ए एस कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। आपका उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। उत्पादन आपका किसके बराबर ही रहेगा? ओ एल के बराबर ही रहेगा। और इसके यदि आपकी डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए एग्रीगेट, यहाँ पे सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती। अब आपकी डिमांड बढ़ने से क्या होगा? सिर्फ कीमत स्तर में ही वृद्धि होगी। आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी विचारधारा थी, इसको आपने लिख लेना। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, कि जब भी आपने अलोंग एक्स एक्सिस आपने उत्पादन को और वाई एक्सिस पे आपने कीमत स्तर को लिया है, और परंपरावादी जो दृष्टिकोण के अंतर्गत या इन क्लासिकल अप्रोच, आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट इज द जनरल फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, ऑफ फ्री इकोनॉमी, एक स्वतंत्र जो अर्थव्यवस्था है उसका, या उसमें पूर्ण रोजगार एक ऐसा है, एक सामान्य विशेषता है। इसलिए आपकी एएस कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद केंजियन अप्रोच, जिसको बोलते हैं केंजियन, मतलब केंजियन विचारधारा। जो केंजियन जो था, आपने इसकी अप्रोच आपको हर जगह मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द केंजियन, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जनरल फीचर्स ऑफ फ्री इकोनॉमी। जो आपका पूर्ण रोजगार है वो मुक्त अर्थव्यवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। ठीक है, ये कैसी एक सामान्य विशेषता नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, और हमेशा क्या रहती है? अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी रहती है, बेरोजगारी की संभावना बनी रहती है। इट हैपन्स ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ 19 एंड 30। ये भी 1930 की जो महामंदी है उसके अंतर्गत ये हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार ड्यूरिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब भी मंदी की स्थिति होती है, आउटपुट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब आपके यहाँ उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, डिमांड बढ़ा रहे हो, आपकी मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ने से आपका कुल उत्पादन बढ़ रहा है, बट प्राइस विल नॉट राइज, क्योंकि और आपकी कीमत राइज नहीं करेगी, कीमत में वृद्धि नहीं होगी, बिकॉज इंक्रीज इन डिमांड इज मैच्ड विद इक्वल इंक्रीज इन सप्लाई। जिस अनुपात में आपकी मांग बढ़ रही है उसी अनुपात में पूर्ति बढ़ रही है, तो इसलिए कीमत स्तर के अंदर कोई भी वृद्धि नहीं होगी। इसको मैं आपको
डायग्राम से जब समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। हाउएवर व्हेन एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज, जब भी आपका पूर्ण रोजगार की स्थिति मिल जाती है, आउटपुट विल नॉट इंक्रीज, आपका उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। जब आपने देखा कि जब भी पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है उसके बाद आप उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके बाद डिमांड बढ़ती है तो उससे क्या होता है, सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, आपको एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, जो केंजियन बोलता है, केंजियन ये बोलता है कि जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है एक अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति नहीं है। हमेशा अर्थव्यवस्था के अंदर बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी की स्थिति की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये 1930 की एक महामंदी जो हमारी फैली थी उसमें से ये देखने को मिला। इसलिए जब भी आपके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ह्यूम, जब भी मंदी के समय में, जब मंदी के समय में उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो आपकी मांग बढ़ती है लेकिन कीमत स्तर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको मैं यहाँ पे डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर आपने उत्पादन को और ओ वाई एक्सिस के ऊपर आपने कीमत को लिया हुआ है। ठीक है, आपने पहले क्या देखा कि जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ रही है, उत्पादन को आप बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए उत्पादन बढ़ रहा है, ये लॉन्ग एक्सिस उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि जब सभी साधनों को रोजगार मिल जाता है, व्हेन ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ऑल दी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन दे आर फुली एम्प्लॉयड, तो उसके बाद क्या हो जाती है, आपकी कुल पूर्ति शिथिल हो जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। अलोंग एक्स एक्सिस आपने उत्पादन को और अलोंग वाई एक्सिस आपने किसको लिया हुआ है, कीमत स्तर को लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्राइस लेवल कितना है, ओपी है। अब आप क्या कर रहे हैं, उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। देखिए उत्पादन को कहाँ से कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, ओ एल तक बढ़ा रहे हैं। उत्पादन यहाँ से बढ़ता 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 कहाँ तक पहुँच गया, ओ एल तक पहुँच गया। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गया, ओ एल तक पहुँच गया। तो यहाँ पे कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के यहाँ पे बराबर थी, इक्वली मैच कर रही थी। जितनी आपकी पूर्ति में वृद्धि हो रही थी उतनी ही मांग में वृद्धि हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जब भी आपके हमारे जितने भी साधन हैं उनको पूर्ण रोजगार मिल जाता है तो ये कैसे हो जाता है, आपका ये शिथिल हो जाता है। इन फिगर टिल ओ एल इंक्रीजेस आउटपुट अकर्स विदाउट एनी चेंज इन प्राइस लेवल। ओ एल तक क्या हो रहा है, आपका कुल उत्पाद बढ़ रहा है लेकिन कीमत स्तर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। एट आउटपुट ओ एल, यानी कि जब भी उत्पादन किसके बराबर हो जाता है, ओ एल के बराबर हो जाता है। एंड व्हेन द यहाँ पे रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, और सभी साधनों को पूर्ण रोजगार मिल जाता है। बियॉन्ड दिस आउटपुट व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, इसके बाद जब भी आपकी कुल मांग बढ़ती है, लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, इससे क्या होता है, आपका प्राइस का लेवल बढ़ जाता है, कीमत स्तर बढ़ जाता है। तो आपने ये दो दृष्टिकोण से आपने समग्र मांग की या समग्र पूर्ति की व्याख्या कर दी। एक आपका जैसे समग्र मांग में भी आपने दो दृष्टिकोण देखे थे, उसी ढंग से आपने यहाँ पे भी दो दृष्टिकोण से किसकी समग्र पूर्ति की व्याख्या की है। एक क्लासिकल अप्रोच है और दूसरी कौन सी अप्रोच है, केंजियन अप्रोच है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, बहुत आसान है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।